हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक्स और साथ ही साथ हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक आइडिया कहाँ से आया, N+L रूल के बारे में हमने बात करी थी। हमने जाना था बोहर्स-बरी रूल भी उसे कहा जाता है और उसी को हम फेमस नेम से जानते हैं, रूल का नेम जो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सबसे पहले जाके आप उसे देखें। तो वहाँ पे बेसिक आइडिया मैंने सिखाया है। तो आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की और साथ ही साथ कि कैसे हम शॉर्ट मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे एक्सेप्शन होते हैं, जिनमें वो नॉर्मल ट्रेंड नहीं लग पाता है। तो हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो पैटर्न है वो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। तो इसका क्या मतलब था कि सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन फिल किया तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा 1s में, देन 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ऐसी कहानी हमने एक लंबी कहानी आगे देखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है आपका बच्चों क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। तो इसमें लिखते हैं इसे। तो पहला इलेक्ट्रॉन भरना है 1s2, फिर 2s में भरोगे 1s2 2s2, फिर 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यह है हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कम से कम, P में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। 10 थे नहीं हमारे पास तो 4 बचे थे, 4 भर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया ये। अब यहाँ पे क्या है, ये है एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो ये चेंजेस कैसे आए, तो यही है वो एक्सेप्शन कि S का एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें, D में चला गया। वो इसलिए गया है टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। रीजन पे भी बात करेंगे अभी कि क्यों है वो स्टेबिलिटी, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड दिखाई दे या फिर क्या दिखाई दे, फुल फिल्ड, यानी कि ऑर्बिटल्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, या तो वो आधे भरे हों या फिर वो पूरे भरे हों। तो D में आप लोगों को पता है कि D में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो अभी तक इसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और मांग रहा था, तो वो इसने ले लिया S से ताकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर ले। ऐसा ही फुल वाले में भी होगा, फुल फील्ड के लिए। जैसे अगर आपके पास D9 आ जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बच्चों किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, D10 में कन्वर्ट होना चाहेगा। उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि दो कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। अब इसके दो बेसिक रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है सिमेट्री। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन फिल करने से या कंप्लीटली फिल कर देने से, सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल, जहाँ भी चीज़ें सिमेट्रिकल होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो एक रीज़न ये दिया जाता है। दूसरा रीज़न वो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, पहले की कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है, और जिसमें से ज़्यादा इंक्रीज एनर्जी रिलीज हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए कैसे, आपके पास है D4 कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे केस में आपके पास है D5 कॉन्फ़िगरेशन, 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों में। जब पहले D4 है तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी है, देखो
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इंटरचेंज कर सकते हो, इसको इसके साथ चेंज कर सकते हो, इसको इसके साथ चेंज कर सकते हो। तो कितने एक्सचेंज हो गए? 3। फिर ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज हो सकता है? सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। तो कितने हो गई? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज एनर्जी है बच्चों वो 6 है। कितने एक्सचेंज पॉसिबल है यहाँ पर? 6। इस वाले में ज़रा काउंट करेंगे कितने हो रहे हैं। इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5। काउंट करके बताओ ज़रा। ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये इसके साथ एक्सचेंज होगा। क्लियर? फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके तो सारे एक्सचेंज पूरे हो गए। ये किसके साथ एक्सचेंज हो सकता है? इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, और ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो कौन हो गया? ये भी हो गया। अब उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, देखना अच्छे से, ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो। पहला वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इन सबके साथ एक्सचेंज हो सकता है। सेकंड वाला 1 2 3। अब थर्ड वाले की बारी है। थर्ड वाला सर एक्सचेंज हो सकता है इसके साथ और इसके साथ, और ये फोर्थ वाला सर ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। ज़रा काउंट करो, दिखाई दे रहे हैं काउंटिंग के लिए कितने हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज एनर्जी है बच्चों वो कितनी है? 10। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल उतना ही, वो कॉन्फ़िगरेशन उतना ही ज़्यादा स्टेबल कहलाता है। तो दो ये रीज़न है जो आप लोगों को याद रखने हैं कि स्टेबिलिटी क्यों गेन कर रहा है, उसके रीज़न ये है। पहला बस जो नॉर्मल क्वेश्चंस हो जाएंगे वो यहाँ से सारे सॉल्व हो जाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज क्यों आया है, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आती है? जब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर फुल फील्ड। रीज़न क्या दिया गया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होते हैं और यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिस वजह से ये इस पाथ को प्रेफर करते हैं। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल किसके लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा बोर्ड पे स्पेस बना लेंगे फिर हम। ओके डन। चलो, तो टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन्होंने ये चेंजेस किए हैं। अब बात करते हैं सीआर के नीचे वाला एलिमेंट। देखो पीरियोडिक टेबल तुम्हें ध्यान होगी अगर, तो इसको हम ट्रिक से याद करते थे, क्रोमोव। तो सीआर में आपको ये एक्सेप्शन मिल जाएगा और एमओ में भी ये एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन डब्ल्यू में ये एक्सेप्शन नहीं मिलता है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग एटॉमिक नंबर देखो, इसका कितना है? 24। तो इन चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल आप लोगों को याद नहीं है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे याद करना है। उनके बिना आप शॉर्ट ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत लिमिटेड सीख सकते हो, बहुत ही लिमिटेड, बहुत कम कहने का मतलब ये है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। फिर इनके एटॉमिक नंबर 2 में 8 ऐड करो, कितना आ गया? 10 में 8 ऐड करो 18 में 18 कितना हो जाएगा? 36। फिर 18 करो, कितना आ रहा है? 54। फिर 32 करो, फिर आ जाएगा 86। तो ये तो 10th से करते आए हो ना, 2 8 18 32 करते हैं ना, तो यही तो किया है बस। तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन बस, सॉरी एटॉमिक नंबर बस हीलियम का तो याद रखना था। अब इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है? तो इससे पहले आती है नोबल गैस आर्गन। तो ये हो गया आर्गन 18। देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को आर्गन 18 इसके कॉन्फ़िगरेशन में। ये देखिए 6 4 10 2 12 6 18। तो यहाँ तक है कॉन्फ़िगरेशन किसका? आर्गन का। तो ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद जो बचा है वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, ये वाला लिखना, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया। अब हमें टेबल याद होगी तो हम कहेंगे नीचे वाला एलिमेंट है एमओ। मुझे नहीं पता कि एटॉमिक नंबर क्या है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आर्गन गैस आई है, नीचे कौन सी आ जाएगी? आर्गन के नीचे अब लिखोगे तो KR लिख लोगे। उसके बाद 4s2 की जगह ये हो जाएगा 5s2। 3D की जगह हो जाएगा बच्चों 4D, ठीक है। ऐसे ही W का भी मुझे नहीं पता, W का भी मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे ही करूँगा यूज़। क्रिप्टन की जगह कौन आ जाएगा? ज़ेनॉन आ जाएगा। 5s2 की जगह 6s2 और 4D की जगह, एक सेकेंड, अब ठीक है।
और ये 5d4, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो CR में है, MO में है, W में, लेकिन ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर क्यों इसने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों नहीं गेन करी। अब देखो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्यों कर रहे थे, इसका रीज़न हमने दे दिया, लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। इसलिए जो मेनली फोकस कराया जाता है सिर्फ Cr24 और कॉपर 29 पे कराया जाता है। तो सबके एक्सप्लेनेशन नहीं दिए जा सकते, वो हाइपोथेसिस हो जाती है कि किस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन करते हो। क्लियर है? तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं है, फॉर योर नॉलेज। अब ये कल क्लियर हो गया, तो ऐसे ही पहले का कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो हम बाकियों का कॉन्फ़िगरेशन उसकी हेल्प से बता सकते हैं। एक तरीका तो ये है, अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं और ट्रिक्स पे आते हैं। पहले एक्सेप्शंस तो मैं क्लियर करा दूं तुम्हें। अब आते हैं CU में, क्योंकि तुम्हें एक्सेप्शन नहीं पता होगा फिर तुम ट्रिक में गलत कर दोगे उसको। 29, अब 29 को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन तो मिलेगा ही इसमें, क्योंकि 19 से पहले कौन सी गैस आती है, AR। कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका, 4s2, और इसमें भरोगे तो 3d9 आएगा। अब फिर से वही बात कि 9 फिल नहीं करना है, तो 9 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कराओगे, क्योंकि 9 भी क्या है, फुलफिल्ड होना चाहेगा 10 में होकर, तो 4s1 बन जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 3d10, तो हो गया फुलफिल्ड। तो इसने भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर ली है। अब अगर इसके फैमिली मेंबर की बात करें तो इन तीनों में ही एक्सेप्शन मिल जाएगा, Cu, Ag और Au, तीनों में इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। यहाँ 4s2 लिखा है, 4s1 लिखा है, 3d10 है, इसके लिए लिखोगे तो 5s1, 4d10, इसके लिए लिखोगे तो 4, 5, 6s1 और 5d10, बस एक एक इंक्रीज कर देना। तो ये तरीका तो हुआ इनके एक्सेप्शंस को करने का। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ कि कैसे हम सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ट्रिक, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम ट्रिक से नहीं याद करेंगे, ट्रिक से सही नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यार ट्रिक से नहीं, हम तो समझेंगे कंसेप्ट, तो बच्चों बहुत टाइम लग जाएगा। पहले आप लोगों को कंसेप्ट तो आप लोगों ने समझ ही लिया, ऑब्बो प्रिंसिपल आता है, इलेक्ट्रॉन भरना आता है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्या करोगे? आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुम्हें, तो क्या करोगे? तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद नहीं है, बहुत बड़ा होता है एटॉमिक नंबर, कैसे हम 1s 2s कितनी सीरीज लिखते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हमें ये चीज़ें सीखना ज़रूरी हो जाती हैं। तो चलो मैं फर्स्ट ग्रुप से लेता हूँ, S ब्लॉक के एलिमेंट से लेता हूँ। तो मान लो मैंने तुम्हें दिया CS, मैंने बोला बच्चों CS का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और तुम्हें CS का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अब CS का एटॉमिक नंबर याद नहीं, लेकिन हमें पीरियोडिक टेबल तो याद है। हमें पता है कि सर हम पढ़ते थे कुछ, हेलिना की रब से फरियाद, सर आपने बताया था हमें। तो ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड। तो ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है? तो आप कहोगे सर ये तो आप इंसल्ट कर रहे हैं हमारी, हमें बिल्कुल आता है 1s1। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है तो इसका लिखने में क्या प्रॉब्लम है? ये 6 लिखा है ना, हो गई कहानी खत्म, आ गया आंसर। यही है सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1। तो 1s1, तो पीरियोडिक टेबल का मतलब ही ये होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। पहले एलिमेंट के बारे में जानो, नीचे वाले एलिमेंट्स के बारे में आप खुद जान जाओगे। अब बात आती है इससे पहले नोबल गैस लिखने की। CS से पहले कौन सी नोबल गैस आएगी, जरा कंपैरिजन करो। ये हीलियम ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन की सीरीज में। तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पे है। तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस आ रही होगी? जिनोन। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे तो वो ये है, यहाँ लिखोगे जिनोन, फिर कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे 6s1। क्लियर हुआ? चलो अब तुम लोग ट्राई करो एक बार। अब तुम लोग निकालो कॉन्फ़िगरेशन SR स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालो जरा, कितना आ रहा है? तो चलो मैं स्ट्रोंशियम वाले ग्रुप को लिखता हूँ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे तो बोलते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये है। अब तुमसे मैंने बोला है SR का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आएगा? एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2। तो 1s2 को हटा दो, इसको तो हीलियम लिख सकते हो ना, तो ये हीलियम है और ये 2s2, तो मिल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब काउंट करो, ये 2 क्यों आया होगा? सेकंड पीरियड में है सर,
थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो फोर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5s2। इससे पहले कौन सी नोबल गैस होगी? Kr। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई बताओ? आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बस शर्त ये है कि पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, और वो तो ट्रिक से याद कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इस चीज़ों के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स की। चलो आयोडीन का ट्राई करते हैं। सर आयोडीन का ट्राई करते हैं। तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं मान सकता हूँ कि सारे बच्चों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो। 9 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p5, ये आ गया। 9 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? सर 9 से पहले तो नोबल गैस, फिर ये तो 10 आगे आ गया, तो पीछे हीलियम ही बनता है। तो ये दिखाई दे रहा है, हीलियम दिख रहा है, तो लिखो इसके फॉर्म में 2s2, 2p5। अब जरा तुम लोग खुद मुझे आंसर करो कि आयोडीन का कितना आएगा, निकालो जरा, चेक करो। कितना आ रहा है? तो यहां से पता चल गया कि ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा और ये फिफ्थ होगा। तो सर हमें पता चल गया ये होगा 5s2, 5p5। खत्म कहानी। बस इससे पहले वाला एलिमेंट ले लो कोई, ठीक है, इससे पहले वाला एलिमेंट ले लो, ऐसे काउंट कर लोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है। फिर फ्लोरीन सेकंड पीरियड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन सा नोबल गैस आने वाला है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो। बस कंडीशन बच्चों वही है फिर से कि आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी याद हो, तो ही कहानी पॉसिबल हो सकती है। आपसे बोला जाता है एएस का कॉन्फ़िगरेशन, नीट हो या हम जेई की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए होंगे 4 ऑप्शंस में, ऐसे ही नोबल गैसेस के फॉर्म में लिखे होंगे, बड़े नहीं लिखे होंगे, आपको पहचानना होता है, ठीक है, कि वहाँ से चूज़ करना होगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन राइट है, या आपको कोई एलिमेंट देगा, आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे छाट के बताना होगा। तो इन्हीं तरीके से कर सकते हो, सबके निकालने थोड़ी बैठ जाओगे वहाँ पर। तो आर्सेनिक कहाँ आता है? नाइट्रोजन वाले में। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, मिल गया। नाइट्रोजन का लिखो 1s2, 2s2, बाद में तो इनके ओरल बता दोगे तुम तो और तेज हो जाएगी स्पीड। 1s2, 2s2, 2p3, 3 2 5 और ये 7, तो दिख रहा है ये तो हीलियम हो जाएगा। तो 2s2, 2p3 सर सेकंड पीरियड, सर थर्ड पीरियड, सर फोर्थ पीरियड, दैट इज 4s2, 4p3, सर हीलियम, नियॉन और ये आर्गन। बस आ गया आंसर, क्लियर है। चलो अब मैं बताता हूँ डी ब्लॉक के लिए। अब डी ब्लॉक के लिए तो इनके लिए तो आप लोग आई होप आप लोग कर लोगे, तो डी ब्लॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है। तो डी ब्लॉक में मैं तुम्हें पीरियड के हिसाब से सिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा काम आते हैं, 21 से 30, बाकी नीचे को पैटर्न वही रहेगा। अब क्योंकि एक्सेप्शंस है तो नीचे को हम इसलिए नहीं सीखते हैं उसको ज़्यादा, ठीक है ना। अभी देखा तुम लोगों ने, देखो CR, MO और W में, CR में सेम था, MO में भी सेम था, लेकिन W में सेम नहीं था, लेकिन इसलिए वहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है ना। अब इनको कैसे लिखते हैं? 21 स्कैंडियम, स्कैंडियम का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो बस, फिर हमेशा ही याद रखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखो अब आप कहोगे सर ये तो पहले से इतना बड़ा है, तो रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। 21 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? सर आती है आर्गन, तो मिल गया Ar18, 4s2, 3d1। बस इसे ध्यान रखो कि ये वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इसमें 4 और 3 भर जाएंगे, 4s और 3d। अब निकालते हैं इसको ट्रिक से हम। अब डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, चलो हम किसका? 22 का, ठीक है। तो गैस तो यही चलती रहेगी, 22 से पहले भी यही गैस आती, Ar18। इन 2 और 2 को देखो, ये 2 है, 4s2, ये भी 2 है, तो 3d2। 23 में देखो, 23 से क्लियर होगा, देखो Ar18, 4s2, पहले वाले नंबर को देखो S में इलेक्ट्रॉन भरो, दूसरे वाले नंबर को देखो D में इलेक्ट्रॉन भरो, D3। फिर 25 में भी ऐसे ही, पहले वाले इलेक्ट्रॉन 4s2, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन D5। 26 लिख लोगे, 4s2, 7 देखोगे 3d2,
7 28, अरे लिख लोगे अब तो 4s2 और 3d 8। अब तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा सर 24 और 29 हमने नहीं लिखा है। अब क्यों लिखा है यार, उसे अभी डिटेल में समझाया है ना। 24 को अगर तुम लिखने जाते तो तुम लोग लिख देते 4s2 और 3d 4, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 4s1 3d 5, ऐसे यहाँ पर तुम लोग ट्रिक से लिख दोगे तो 4s2 3d 9, तो 1 यहाँ चला गया, 4s1 और ये 3d 10। इसलिए मैंने एक्सेप्शन तुम्हें इस वीडियो में बताया है। फिर तुम कहते हो कि ट्रिक तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रही है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्चुअल बेस होती हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है उनका। तो ये कहानी हो गई। अब 30 में क्या करोगे? अब 30 में तुम ऐसा तो करोगे नहीं ना कि सर पहले वाले नंबर को आपने s में कहा था, हम s3 कर देंगे और 3d क्या कर देंगे 0। अगर ऐसा करते हो तो बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत हो जाएगी। क्या s में मैंने बताया कभी 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो यहाँ पर। तो ये 2 होता है और ये होता है, पूरा भर गया है, अभी पूरा भर गया है भाई, 30 तक ही तो है, पूरा भर गया। 3d 10 हो गया, 9 10 ऐसे खत्म हो गया। तो 4s2 3d 10। तो इस तरीके से आप इनके कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ अलग ही लेवल की ट्रिक होती है, इनसे कोई भी मिलती जुलती नहीं होती है और वो उतनी ज़रूरत सीखने की हमें पड़ती भी नहीं है, ठीक है। फिर भी तुम्हें लगेगा कभी तो किसी दिन एफ ब्लॉक के लिए अलग से बनाएंगे स्पेशल वीडियो कि कैसे उसको करा जाता है। लेकिन अगर आप लोग 11th 12th वाले स्टूडेंट हैं और नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई नीड नहीं है एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज़्यादा सीखने की। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई नीड नहीं होती है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें जो परफेक्शन आएगा, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि सर ट्रिक में भी हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ी। तो पीरियोडिक टेबल के साथ जितना बैठोगे, जितना उसको सॉल्व करोगे, जितने उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करोगे, उतनी क्लैरिटी बहुत आती जाएगी। फिर तुम ना ट्रिक्स, तुम कहोगे सर ट्रिक कुछ नहीं है, बस हम तो यहाँ से हिसाब लगा रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल को जितना। देखो पीरियोडिक टेबल बनाई क्या गई है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। हर किसी में कुछ ना कुछ रिलेशन है कि कैसे उसको डिज़ाइन किया गया। आप लोगों को पता है कि कैसे टेबल फेल होती रही, कैसे अलग अलग एलिमेंट्स के अरेंजमेंट बनाए गए। तो उतनी सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली ये सक्सेसफुल टेबल है, तो रिस्पेक्ट तो होगी ना इसकी, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए जितनी पीरियोडिक टेबल को समझते रहोगे, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते रहोगे, तुम्हें आइडिया आता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि अगर आपको कोई एलिमेंट दिया, कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए, लेट सपोज आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है ये, आपको पहचानना होगा कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये भी, ठीक है, बहुत क्वेश्चन मिल जाता है इस पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, आपको बताना होगा कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड कौन सा है, शेल कौन सा है और ये एलिमेंट कौन सा है। तो हमने पीरियोडिक टेबल तो याद कर ली है, तो हम इनकी हेल्प से पहचानेंगे कि लोकेशन क्या है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना।